तो अब दूसरा इसमें आता है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर क्या होता है? आइसोलेटर एक टू पोर्ट पैसिव फेराइड बेस्ड डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है वेरी लो एट्यूनेशन इन फॉर ट्रांसमिशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पे। और चलो ये मैं यहाँ पे दिखाता समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास एक पोर्ट है, पोर्ट 1, ये हमारा पोर्ट 1 है, ये हमारा पोर्ट 2 है। अगर मैं इस पोर्ट पे समझो P1 फीड कर रहा हूँ तो ये चलेगा ऐसे, ये नो फॉरवर्ड में नो एट्यूनेशन, मतलब जो मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ वही उठ के यहाँ आएगा। P1 था तो P1 जा रहा है। अब जब मैं बैकवर्ड में आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझो P2 दे रहा हूँ, वो बैकवर्ड में जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे होती है हाई एट्यूनेशन, हाई एट्यूनेशन। तो जो ये P2 था, हाई एट्यूनेशन की वजह से एट्यूनेट हो जाता है और यहाँ पे मुझे ज़ीरो मिलता है। तो मतलब ये एक पाथ में तो मुझे प्रोपोगेट करवा रहा है, मगर दूसरे पाथ में ये कुछ प्रोपोगेट नहीं करता है। ठीक है, तो यही हमारा आइसोलेटर होता है। अब अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ एस पैरामीटर्स देखना होगा, तो देखो, अगर इस पोर्ट पे A1 है इंसिडेंट एंड दिस B1 इज़ रिफ्लेक्टेड, एंड इस पोर्ट पे दिस B2 इज़ रिफ्लेक्टेड, दिस A2 इज़ इंसिडेंट। ठीक है, तो अब हमें एस पैरामीटर निकालने हैं। तो सबसे पहले, और इसमें एक चीज़ होती है, जो पोर्ट्स होते हैं ये और ये परफेक्टली मैच्ड होते हैं, मतलब S11 भी ज़ीरो है, S22 भी ज़ीरो है। तो अब बचा वहाँ पे क्या, S12 और S21। ठीक, तो S12 किसके बराबर होगा? जो पहला होता है वो कॉरेस्पॉन्ड टू रिफ्लेक्टेड, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंसिडेंट। तो 1 मीन्स B1, 2 मीन्स A2। तो S12 इज़ B1 बाई A2। सिमिलरली S21 इज़ B2 बाई A1। अब यहाँ पे हमें देखना B1 क्या है। देखो, मैंने कहा था जो ये रिवर्स में पावर आ रहा है ये हमेशा ज़ीरो होता है। तो B1 हो गया यहाँ पे ज़ीरो, तो B1 हो गया ज़ीरो, तो S21 हो गया ज़ीरो। और अब B2 बाई A1 है। देखो, मैंने क्या किया, किधर गया, मैंने यहाँ से A1 भेजा, कौन सा कलर रखता हूँ इसको, पिंक कलर से। देखो, यहाँ से मैंने इसको ये A1 भेजा, जो मैं भेज रहा था ना यहाँ से, यही यहाँ जा रहा है। तो A1 था तो ये B2 भी A1 ही बन गया, तो यहाँ B2 इज इक्वल टू A1 ही है। ठीक है, अगर B2 A1 के बराबर है तो इसको मैं A1 लिख सकता हूँ। A1 से A1 कटेगा तो ये आएगा 1। तो मेरे पास एस पैरामीटर्स आ गए। ये हो गया S11, S12, S21, S22। अब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, S12 ये भी ज़ीरो आया, S21 आया 1। ठीक है, तो हमने देखा ये कैसे आया। तो अब यहाँ पे फिर से यही फिगर है, इसके बारे में लिखा है मैंने फिगर के बारे में। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 45 डिग्री का ट्विस्ट होता है, और फेराइट जो है वो भी 45 डिग्री का ट्विस्ट देता है, मगर इस बार वो देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे पहले हमने देखा था वो एंटी क्लॉकवाइज में दे रहा था 90 डिग्री का। तो फ़र्क क्या है गायरेटर और आइसोलेटर में? गायरेटर में 90 डिग्री का ट्विस्ट होता था यहाँ, और यहाँ पे 45 डिग्री का ट्विस्ट है और 45 डिग्री का ट्विस्ट है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ पोर्ट 1 पे, वही एग्जैक्ट सेम उठ के पोर्ट यहाँ आ रहा है। और अगर मैं पोर्ट 2 पे कुछ दे रहा हूँ, पोर्ट 1 पे कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक, ये देखो, ये एक रेजिस्टिव कॉर्ड यूज़ की है। रेजिस्टिव कॉर्ड क्या बोलती है, ये हमें बोलता है, देखो, ये बोलता है अगर इस रेजिस्टिव कॉर्ड के परपेंडिकुलर कुछ है, ये इसको आगे पास करवाएगा। ठीक है, अगर अब इसके अंदर कुछ जा रहा है ऐसे, ये देखो ऐसे, तो ये जो भी सिग्नल थी ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, ये रेजिस्टिव कॉर्ड का काम होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, हम यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उठ के पहुँच गया यहाँ। अगर ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, जैसे पहले किया था, तो मैंने यहाँ पे दिया। चलो O तक पहुँचते पहुँचते वो ऐसे रह गया A तक। अब यहाँ A से यहाँ तक ट्विस्ट कितना आया है, 45 डिग्री का इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब ट्विस्ट इस साइड पे है, इस साइड पे है, तो 45 डिग्री का ट्विस्ट आ गया। फिर फेराइट पे पहुंच गए, वो क्लॉकवाइज में 45 बोलता है, तो ये वापस 45 घूमेगा ऊपर, ये वापस ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये उठ के सीधे जाएगा पोर्ट 2 पे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ऐसे एरो अप भेजा था, मुझे एरो अप ही मिल गया, तो जो मैंने भेजा था वही मिल गया। ठीक, अब हम बैक पीछे के साइड पे देखेंगे क्या होगा। तो क्या हो रहा है, पीछे से जब हम आ रहे हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन में, तो हमने ई दिया ऐसे, तो चलो ये उठ के चला गया यहाँ। अब यहाँ पे फेराइट मिला इसको, ये इसको बोलता है कि इस डायरेक्शन में 45 घूमो, ये इसको इस डायरेक्शन में 45 घुमाता है। ठीक, फिर जब ये यहाँ से आ रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज था ना, इसको क्या ये दिखेगा, क्लॉकवाइज।
ये इसको आप 45 था, ये इसको बोल रहा है और 45 घूम जाओ, ठीक। तो इस डायरेक्शन में और 45 घूमेगा तो टोटल कितना घूमा, 45 प्लस 45, टोटल घूमा 90 डिग्री। अब देखो, अब रेजिस्टिव कॉर्ड है, देखो ये ऐसे है 90 डिग्री पे, ठीक है। रेजिस्टिव कॉर्ड अब यहाँ ऐसे है, अब मत ये रेजिस्टिव कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, अब ये इनटू द रेजिस्टिव कॉर्ड है, तो ये इसको आगे पास ही नहीं होने देगा, ये इसको यहाँ ही पे रुकाएगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है। अब इसको इंग्लिश में पता कैसे लिखना है, जैसे हमने इससे पहले लिखा, फ्रॉम ओ टू ए इट इज़ इन वर्टिकल ओरिएंटेशन, देन ड्यू टू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट हो गया, देन ड्यू टू फेराइट्स 45 डिग्री ट्विस्ट अगेन वर्टिकल हो गया, देन इट इज़ रिसीव्ड एट पोर्ट 2, hence there is no phase shift in this and the signal fed at port 1 is received at port 2। तो फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऐसे ही फिर से, let from D to C it is vertical, then due to ferrite it is a 45 degree clockwise rotation, then again due to 45 degree rotation clockwise rotation it is 90 degree rotation, then at this point due to the resistive cord due since the electric field is now into the resistive cord, it absorbs all the energy and no energy is received at port 1। तो इसको ऐसे इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो हो गया आइसोलेटर खत्म।